निफ्टी ने 9% के रिटर्न्स दिए, लेकिन ये साल खराब ही रहा। एक तो हमने पूरी ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया और स्मॉल कैप में गिरावट रही। ऐसे में लोगों के पोर्टफोलियोज काफ़ी हर्ट हुए इस साल में। 2026 को लेकर आपका क्या व्यू है? अनुज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, आपको और आपके सभी दर्शकों थैंक को। यू। तो 2026 के साल को अनुज जी, आई थिंक दो भाग में हमको डिवाइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले वाले मतलब इक्वल दो भाग नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पहले दौर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो चल रहा है मोर ऑफ द सेम या इसी तरीके का माहौल रहेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट की वजह से, खास करके यूएस यूएस इकोनॉमी, जियोपॉलिटिक्स, ये जो सारी चीजें हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं पे हमारे डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव होते हुए भी बाहर के माहौल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। और जब तक ये करेक्शन नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा लगता है हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक तलवार लटक रही है काफी समय से, ये एक बार गिरे और मामला आगे बढ़े तो ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में पहला दौर तो ये रहेगा जहाँ पे जैसा अभी चल रहा है उसी तरीके का एक इंडिफरेंट रेंज बाउंड, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, इस तरीके का माहौल रहेगा। शायद एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है बाहर के माहौल की वजह से। और सेकंड पार्ट जो मैंने बताया, दूसरे दौर में शायद हम लोगों को काफी इम्प्रूवमेंट या अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे प्रोवर्बियली इंग्लिश में बोलते हैं, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, उस तरीके का माहौल समझ में आ रहा है। अरे बाप रे, इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, तो थोड़ा सा और पेन झेलनी पड़ेगी। आपको भी वैसे नववर्ष की शुभकामनाएं। थीम्स के हिसाब से 2026 में आप सबसे ज़्यादा बुलिश कहाँ पर हैं? तो अनुज जी, एक्चुअली क्योंकि मैंने बताया कि मोर ऑफ द सेम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे अभी आप देखिए मार्केट में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन अक्रॉस द सेक्टर्स कोई ना कोई स्टॉक पिकिंग या बॉटम अप काम करने की वजह से अल्फा जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग। तो उसी तरीके का एक स्टॉक स्पेसिफिक या बॉटम अप तरीके का मार्केट रहेगा। बिकॉज वैसे भी आपने जैसे बताया ओपनिंग कमेंट्स में, कोई ऐसा क्लियर स्मॉल कैप या किसी सेक्टर में ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड है नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग मार्केट टाइप ही रहेगा। और अगर आप सेक्टर्स की बात करें, मतलब फर्स्ट कीजिए कि अगर सेक्टर सिलेक्ट करना ही है, तब मुझे लगता है कि जो हमारा जो सेक्टर है जैसे कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड जो कंपनीज हैं, मुझे लग रहा है कि उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ अभी भी है और आगे भी देखने को मिलेगी। और काफ़ी सारे जो नए लिस्टिंग्स वगैरह की बात हो रही है कैपिटल मार्केट्स सेक्टर को लेकर के, तो उससे एक उत्साह रहेगा कैपिटल मार्केट्स के सेक्टर्स को लेकर के। बट अदरवाइज मुझे ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। हम्म। आशीष जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो आपने कहा 2026 का फर्स्ट हाफ भी ऐसा ही जुझारूपन, साइडवेज कंसोलिडेशन, इसमें क्या कमोडिटीज डोमिनेट करेंगे? क्या लुक एट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, सबको देखिए आप, ताबड़तोड़ तेजी। क्या इस फेज में जब आप इक्विटीज को साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन मेटल्स का, प्रीशियस मेटल्स का, इंडस्ट्रियल मेटल्स का डोमिनेशन जारी रहेगा? क्या क्या लगता है? सो वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं एक्चुअली अगर आप देखें तो जो ये इंटरनेशनल सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है यूएस मार्केट्स को लेकर के, यूएस इकोनॉमी को लेकर के, एक जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को प्रेशियस मेटल्स और दूसरे जो कमोडिटीज है उसमें एक तरफ से तेजी देखने को मिली। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक रीजंस को देखें तो फर्स्ट कीजिए कि जैसे अभी चाइना का जो अर्निंग्स डेटा है या चाइना का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है जो न्यूज में हेडलाइंस में आ रहा है, तो अगर वर्ल्ड ओवर यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रेट कट्स की बातें हो रही है, चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है, अदर देन एक्सपोर्ट्स चाइना में डोमेस्टिक इकोनॉमी में स्लोडाउन है। तो अगर वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है और इकोनॉमीज में कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज में जो तेजी है, ये एक तरीके से रिस्क एवर्जन या यूएस इकोनॉमी, यूएस डॉलर, इन सब चीजों का जो अनसर्टेनिटी उसको लेकर के एक रिस्क एवर्जन चल रहा है। तो ये भी कब तक चलेगा, ये डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे, जैसे मैंने पहले बताया, एक बार यूएस की इकोनॉमी, यूएस का मार्केट जो तलवार लटक रही है, एक बार ये सेटल होना चाहिए, एक बार हमको एक गिरावट मिलनी चाहिए, चीजें कूल ऑफ होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जैसे जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, तो हम लोग भी ये मल्टी एसेट, इस तरीके के एसेट एलोकेशन फंड्स चलाते हैं, काफी समय से चलाते हैं। हमारे जो भी रिलेटिव वैल्यूएशंस के इंडिकेटर्स हैं कि भाई इंडियन इक्विटी वर्सेस ग्लोबल इक्विटी या इक्विटी वर्सेस गोल्ड, ये जितने भी रिलेटिव वैल्यूएशन के पैरामीटर्स जो है, वो पिछले एक साल में हम लोगों का गोल्ड एक्सपोजर मुझे लग रहा है 24% से लेकर के अब हम लोग 10.5-11% पे आ गए हैं। तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में तो इंडियन इक्विटी वर्सेस फॉरेन इक्विटी, इक्विटी वर्सेस गोल्ड, ये सब रिलेटिव वैल्यूएशंस अगर देखते हैं तो धीमे धीमे इक्विटी की तरफ सुई उस तरफ मुड़ रही है एक्चुअली, अगर आप मुझे पूछें। अच्छा, एक चीज़ और, आई मीन जो जो दो बड़े मुद्दे हैं उसमें से एक को तो हमने एड्रेस कर लिया यहाँ पे, कमोडिटीज। एक है आईटी,
ये पूरा साल मेरे ख्याल से आईटी का डोमिनेशन था यूएस में एआई स्टॉक्स का। आप हमारी कन्वेंशनल आईटी कंपनीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? अभी अभी हमारे आईटी में बहुत स्कोप है चलने का, अभी भी हम ऑल टाइम हाई से बहुत दूर हैं, और इसी बीच कोफोज की ये डील, जब वो इतना बड़ा, अगर आप देखें तो एक दाव खेलते हैं टू एक्वायर एआई कंपनी, कैसे ट्रीट करना चाहिए आईटी को इस वक्त, एंड कन्वेंशनल आईटी एंड वो आईटी कंपनियां जो कि एआई पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिसको मोटे तौर पर मिड कैप आईटी से ज़्यादा आप कोरिलेट करके बात करते हैं? यू टेक ऑन आईटी एंड दो भाग, दो धड़े, मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी। तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली पहले भी आपके शो में आपसे अनुज सर से बात हुई है कि भाई मैं तो 6 महीने पहले, 3 महीने पहले भी हमारी ये बात हुई कि उसको आईटी को एक कॉन्ट्रा कॉल की तरफ देखना चाहिए, और जितना लोग मतलब अगर मार्केट को लेकर के जितना लोग घबराते थे, उतना खराब अल्टीमेटली इस साल में आईटी का खास करके पिछले 3-6 महीने में उतना खराब परफॉर्मेंस रहा नहीं। एक्चुअली रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो धीमे धीमे कहीं ना कहीं पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एआई की बात भी करें तो भी अल्टीमेटली इंडियन आईटी कंपनीज, आईटीएस सर्विसेज कंपनीज जो हैं वो अपनी जगह बनाती हुई नजर आती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए क्या होता है, कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लेकर के एक उत्साह होता है, एक इन्वेस्टमेंट साइकिल बनता है, लेकिन शुरुआती तौर पे आप विनर्स और लूजर्स नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई 1999 में जब इंटरनेट की तेजी आई तो मार्केट तो ये बता था कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट और ऑप्टिकल फाइबर केबल और यही सब इंटरनेट के विनर्स रहेंगे, लेकिन आने वाले 10-15 साल में क्या हुआ वो हम सब हमारे सामने है। तो एआई को लेकर भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 10-15 साल लगेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इट इज़ टू अर्ली कि हम विनर्स और लूजर्स डिक्लेयर कर दें, ये इसके लिए बहुत जल्दी है ये अभी। और मेरा ऐसा मानना है कि इंडियन आईटी कंपनीज का फिर भी स्पेस रहेगा इम्प्लीमेंटेशन में और इनोवेशन में, और आगे जाकर के एडजस्ट करने में, पार्टिसिपेट करने में काफ़ी समय भी मिलेगा, काफ़ी मौके भी मिलेंगे। और मुझे अभी भी लगता है, जैसा पहले हमने बात की है, कि भाई ये इसको एक कॉन्ट्रा और रिलेटिवली आउट परफॉर्मर के तौर पे देखना चाहिए। और हमारे पोर्टफोलियोज में भी हमने देखा है ये परफॉर्मेंस। अच्छा, कैपिटल मार्केट की थीम की आपने बात कर ली, एक और थीम जो इस साल थोड़ा सा डिजास्टर रही वो थी ईएमएस स्पेस, खास तौर से साल का सेकंड हाफ। क्या ये स्टोरी अब डेड है या फिर एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिन्होंने पहले इस रैली को मिस किया था? सारे स्टॉक्स जो हैं वो करीब करीब 30 से लेकर 50% से ज़्यादा करेक्ट हुए हैं इस साल। तो अनुज जी, एक्चुअली एक समय मतलब में 2017-18 में डिक्सन की लिस्टिंग हुई और उसके बाद काफ़ी और भी देखने को मिला हम लोगों को। एक तरीके से एक उत्साह बन जाता है मार्केट में, एक चीज़ को, वैल्यूएशन को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया जाता है और फिर काफ़ी उसमें एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, स्टॉक के दाम आगे चले जाते हैं और फिर कहीं न कहीं पे एक करेक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि उस तरीके से ग्रोथ रेट सस्टेन नहीं हो पाता है फिर। सो आई थिंक ये एक एडजस्टमेंट प्रोसेस है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाई जैसे बोलते हैं कि भाई डन एंड डस्टेड, ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंडिया का जो इस पूरे के पूरे स्पेस में इंडिया का जो पेनिट्रेशन है या आगे जाकर के जो पोटेंशियल है वो किसी भी तरीके से डिसरप्ट नहीं हुआ है। ये केवल एक आप उसको स्पीड बम्प देख सकते हैं या एक तरीके से कंसोलिडेशन या करेक्शन का फेज देख सकते हैं, लेकिन जो एक डोमिनेंस है या जो एक प्रेजेंस इंडियन कंपनीज का बन रहा है वो किसी भी तौर पे खत्म नहीं हुआ अभी तक, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा आशीष जी, 2020 से लेकर 2024 जून तक एक स्पेस जिसने बहुत पैसा बना के दिया था वो थी पीएसयूज, और पीएसयूज में आपकी रेलवे कंपनियां और पीएसयूज में आपकी डिफेंस कंपनियां। अब चाहे जो इस वक्त स्थिति है, जो पॉलिटिकल प्लेसमेंट है, एंड स्पेशली जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके बाद आपके कई फ्रंट हैं ओपन। डिफेंस पर आपका टेक क्या है ऐसे में? आज एक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक इमरजेंसी एक्विजिशन को लेकर, आप कैसे डिफेंस को डील कर रहे हैं? और रेलवे आफ्टर दिस प्राइस हाइक, क्या ये दो थीम एक बार फिर से अप्रोच करनी चाहिए क्या लगभग 1.5 साल की समय अवधि के बाद? मतलब जून 2024 से लेकर 2025 के अंत तक की बिल्कुल ठंडी पड़ी रही थी। अब कुछ इंटरेस्ट बन रहा है आपका ग्रेजुअली इसमें? तो वीरेंद्र जी, एक्चुअली क्या है कि एक चीज, मतलब मेरे को याद है 2024 जून या जुलाई आते आते मैं कुछ डेटा देख रहा था, तब तक के डिफेंस सेक्टर का 5 साल का कंपाउंडेड रिटर्न 60% सीएजीआर था। तो ऐसा तो मैंने बहुत रेयरली कभी कोई ऐसा इंडेक्स या कोई स्पेस देखा है जिसका 5 ईयर सीएजीआर 60% कंपाउंडेड देखने को मिले। तो क्या है कि भाई ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है या ऑन ग्राउंड ये सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस या सेलियंस है वो तो कतई खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है कि शेयर के दाम जो है वो पिछले साल ही नजर आ रहा था कि भाई काफी चल चुके थे। और दूसरी बात अगर आप देखें वीरेंद्र जी, ये भी है कि भाई मार्केट तो रिलेटिव वैल्यूएशन पे चलेगा। तो अगर आप रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करें तो उसके बाद जून 2024 तक का हमने जिक्र किया, उसके बाद देखिए थोड़े समय तक टॉप परफॉर्मर हेल्थ केयर सेक्टर रह चुका, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर कंजम्पशन, फिर आईटी। तो क्या है कि मार्केट में क्लियरली एक रोटेशन देखने को मिल रहा है 2021 के एंड से लेकर के 2024 के
ये इलेक्शन पीरियड तक जो चला, वो 2024 इलेक्शन पीरियड से लेके अब तक नहीं चला और मार्केट में हम लोगों को एक रोटेशन देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट रिलेटिव वैल्यूएशन देखेगा और ये रोटेशन जो है, ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 6-9 महीने में ये रोटेशन की शुरुआत हुई है। तो फिर से मार्केट पिछले तेज़ी के विनर्स की तरफ जाता हुआ मुझे तो नहीं दिखता है एक्चुअली। आई थिंक ये जो रोटेशन दूसरी तरफ हो रही है अभी। ऑलराइट, रोटेशन दूसरी तरफ हो रही है यहाँ पर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2025 में बहुत बड़ी हमारे लिए जो पेन पॉइंट रही वो थी एफआई की कांस्टेंट सेलिंग, और कुछ हद तक ये लाजमी भी है क्योंकि हमारी मार्केट में रिटर्न्स नहीं थे और एफआईएस को बाकी जगह बहुत शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। क्या 2026 में कमबैक एक्सपेक्ट करें या 26 में भी आपको लग रहा है एफआई सेलिंग इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी? तो अनुज जी, जो मैंने 2 फ़ेज़ बताए उसमें पहले फ़ेज़ में तो ऐसा ही रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं पे ये यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट, ये एआई वगैरह जो मामला है, मैं डेफ़िनेटली किसी भी तरीके से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि एआई, मैं तो कहता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट फ़िनोमिनन है ये। इसके काफ़ी फ़ार रीचिंग इम्प्लिकेशंस होंगे आगे जा कर के। लेकिन एक तरफ से ये जो एक तरफ़ा रैली चल रही है यूएस में, देखिए हम इंडिया में बैठे हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मार पड़ी नहीं पिछले 10 साल में क्योंकि यूएस के बाद सेकंड बेस्ट परफ़ॉर्मिंग स्टॉक मार्केट डॉलर्स में इंडिया का ही रहा है। लेकिन जब यूएस में इतनी भारी तेजी रही है, तभी आप दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स का हाल देखिए तो आपको समझ में आएगा कितना बुरा अंडर परफॉर्मेंस इमर्जिंग मार्केट्स का टोटली हुआ है। हमारा तो पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का पिछले 10-15 साल से यूएस के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पे जब ये जो पहले भी मैंने ज़िक्र किया कि भई यूएस का इकोनॉमी, यूएस मार्केट, ये कहीं न कहीं जब तक थोड़ा कूल ऑफ नहीं करता, थोड़ा करेक्ट नहीं करता, तब तक इसी तरीके का हमको माहौल देखने को मिलेगा। बट जो ही आपको यूएस में कोई करेक्शन नज़र आता है, तो तब जाकर के पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ और ख़ास करके इंडिया, क्योंकि इंडिया का अगर आप देखें तो 1 साल से हम लोग सेम लेवल पे हैं। जब 1 साल से इंडेक्स सेम लेवल पे रहता है तो 10, 12, 15% ऐसे ही सस्ता हो जाता है। ऊपर से करेंसी का 8-9% और उसके ऊपर इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट्स का 25-30% का अंडर परफॉर्मेंस। तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस तो हमारी तरफ बन रही है, लेकिन वहाँ का माहौल थोड़ा कूल ऑफ हो, तब जाकर के पैसे की मूवमेंट हम लोगों को दूसरी तरफ देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड 2026 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।